एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट और सेकंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x minus 4y is equal to 23। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल कर लेते हैं। इक्वल अभी दोनों नहीं है ना, तो क्या करें, आप समीकरण एक में, इसे आप समीकरण एक मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वेशन सेकंड में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 4 से आ गया, कौन सा 4? ये हम क्या करते हैं, जो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, विलोपन विधि, उसमें किसी भी तरह दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। दोनों समीकरण में से x या फिर y क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दोनों में से एक कोई बराबर हो जाए जिससे हम उसे काट सकें, ठीक है। तो वही बराबर करने के लिए हमने, अभी यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y है, सेम नहीं है। यहाँ पे 4/x है, 3/x है, सेम नहीं है। तो हमने सोचा किसी तरह ये बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे ऊपर 10 तो नीचे भी 10, ये 10y, ये भी 10y, ये 15y, ये भी 15y, मतलब हमें बराबर करना था। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर हम इसमें समीकरण एक में 4 से गुणा कर दें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, समीकरण एक में 3 से गुणा कर दें तो ये 4 3 12 होगा, 4 3 12 होगा, 4 3 12। और समीकरण 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 3 12, यानी 12/x दोनों बन जाएगा, बराबर हो गया। सर ये 4 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाँ, 3 का 4 का नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि हम इसमें कर दें 4 का, यही कह रहे हो ना कि उल्टा, जैसे हमने क्या किया, समीकरण एक में 3 से गुणा किए हैं, तो तुम्हारा मतलब है कि समीकरण एक में 4 से कर दें। हाँ ठीक है, 4 से अगर करोगे तो ये 12 बन जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 ये बनेगा, और 3 से इसमें करोगे तो 12 ये बनेगा, यानी तब ये दोनों कटेगा। समझ में आई बात? मतलब किसी भी तरह तुम्हें एक x को या फिर y को बराबर करना ही है। अगर ऊपर वाले में तुम सोचो 3 से करने को 4 से, तो 4 3 12, और इसमें किस में करोगे तब 3 से, तभी तो ये 12 बनेगा, तब ये दोनों बराबर होके कटेगा। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया है उससे क्या होगा, 3 से करोगे तो 12, इसमें 4 से करोगे तो 12, यानी x वाला कटेगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो x को काटो या फिर y को काटो। तो हमने यहाँ पे x को एलिमिनेट करने को सोचा कि x को काटते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12/x प्लस 9y इज इक्वल टू 14 3 अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण एक में आपने 3 से गुणा किया, समीकरण 2 में किससे गुणा किया है, 4 से। समीकरण 2 में किससे गुणा किया है, 4 से। तो जब आपने 4 से गुणा किया तो 4 3 12, और यहाँ पे नीचे x हो गया, प्लस माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16y। अब 23 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 23 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है
तो कितना आएगा 92। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। देखो हमने बताया था कि अगर वो दोनों अपने से प्लस माइनस हैं तो आप क्या करोगे, काट दोगे। अगर अपने आप में वो प्लस माइनस है पहले से तो डायरेक्ट काट दो। इसका मतलब यहाँ पे तब क्या लिखोगे आप, जोड़ने पे। और अगर आपको साइन चेंज करना पड़ रहा है तब आप क्या लिखोगे, घटाने पे। तो यहाँ पे ये बताओ दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में ही है, तो हमको क्या करना है, काटने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमें साइन चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। और यहाँ पे क्या लिखोगे, घटाने पर। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर ये दोनों इक्वल होके कैंसिल हो जाएगा, है ना। 12/x 12/x कट गया। अब यहाँ पे क्या आप लिखोगे, ये दोनों प्लस प्लस क्या हो गया, जोड़ेगा, है ना। प्लस प्लस जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25y। ठीक है, ये 42 में से 92 माइनस होगा, प्लस माइनस तो कितना आएगा, -50। ठीक है, y इक्वल टू कितनी आएगी वैल्यू, -50/25। ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, 2 बार में, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। ये आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, y का मान जो हमें मिलता है उसको आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में आप रख दोगे। अब इसके बाद समीकरण जब 1 में आपने रख दिया, 4x प्लस 3y, y की जगह क्या आपको रखना है, -2, y की जगह -2 रखना है। तो यहाँ पे आपने रख दिया -2 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे क्या होगा, 4x/x प्लस ये -6 होगा, बोलो 3 2 -6। अब 6 क्या करें, ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें। और पक्षांतर करने पे क्या होता है, प्लस आपका माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। अगर ऐड है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफर जब किया, 4x इक्वल टू 14 प्लस 6, 4/x ये क्या होगा आपका 20। ठीक है, नीचे 1 करके आप ऐसे कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा 4, हाँ तो कितना हो जाएगा, नहीं तो आपको याद होगा मैंने बताया था ये दोनों इक्वल में है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना। कितने बार में, 5 बार में ना, 4 5 20, 5 बार में कटेगा, तो ये 5/1। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, भाई 1/x है तो ये भी पलट देंगे, तो 1/5 हो जाएगा, और y का -2 है। इतना आंसर। तो वहाँ पे आप 10 4 10 20 और कहाँ, ये हमने डिवाइड किया, 4 से 20 को काटा है, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। तो 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4,
5/x-1 5/x-1 प्लस y 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 6/x-1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फिर से सेम चीज, अभी हमने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, x या y वाले जो आपका, हाँ x या y में से किसी एक को आपको इक्वल करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कहाँ पे y प्लस, हाँ y माइनस 2। ठीक है, ये चीज, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इसे इक्वल करना रहेगा। लेकिन इससे पहले एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, यानी अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दोगे तो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आप इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलो। ठीक है, और इसके बाद इसे आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर आप इसमें देखो, अभी आप चाहो तो डायरेक्ट भी बराबर कर सकते हो। अगर आप समीकरण एक में आप 3 से अगर गुणा कर दो, समीकरण एक में इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहाँ पे 3/y माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस y माइनस 2 है, तो कट जाएगा एक ही बार में। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आप इसे रैखिक समीकरण में पहले बदलो, इसके बाद सॉल्व करो। तो यहाँ पे 1/p, यहाँ पे आपको p मानना जरूरी है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, बट अगर वहाँ पे ये नहीं बोला रहता कि आप इन्हें रैखिक समीकरण करके सॉल्व करिए, तब आप डायरेक्ट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आप इसे पहले रैखिक समीकरण में बदलो। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करिए। तो जब आपको यह इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहता तो आप डायरेक्ट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दे देगा कि आपको विलोपन विधि करना है, ठीक है, या फिर आपको वज्र गुणनखंड करना है, या फिर आपको ट्रांसफर करके सॉल्व करना रहेगा, तो वहाँ पे अगर आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देता है कि इस तरीके से सॉल्व करना है, विधि का नाम दे देगा प्रोसेस, तो आपको उसी प्रोसेस से सॉल्व करना रहेगा। अपने से तब आप करोगे तो मे भी काट दिया जाए। ठीक है, अगर हाँ आपको प्रोसेस नहीं बोला है, बस आपको बोल दिया कि इसको सॉल्व करिए और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, तब आप क्या करोगे, तब आप अपने तरीके से कोई भी मेथड लगा के उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बट अगर वहाँ पे बोला है आपको कोई मेथड, तो वो लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? हाँ, ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, माना 1/x-1 इज इक्वल टू p और 1/y-2 इज इक्वल टू q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p बनेगा। कल हम लोगों ने अलग अलग करके भी इसे समझा था। ठीक है, अब 5/y-x-1 को आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू x-1, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? और 1/x-1 को आप क्या लिखे हो, p लिखे हो। तो जिस तरह यहाँ पे 5 अलग है, तो ये 5 इंटू 1/x-1 है, उसी तरह 5p भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा। प्लस सेम इसी तरह आप इसे q भी लिख सकते हो इसको। ये तो डायरेक्ट है, 1/q-2 इज इक्वल टू q माना है तो q डायरेक्ट आप लिख दोगे। ठीक है, आगे
यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 था तो 5p बना। अब आपका क्या है 6 है तो क्या बनेगा 6p। और ये क्या बनेगा -3q इज इक्वल टू 1। समझ में आई बात? क्यों नहीं आई? इतना सिंपल है। फिर भी आपने ये बताओ 1/y-2 की जगह पे क्या माना है? क्यों माना है ना, यही माना है ना क्यों। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3y-2 लिखा हुआ है। बोलो 3y-2 को तुम ऐसे लिख सकते हो या नहीं? वही चीज तो है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/y-2 क्या माने हो? क्यों माने हो? तो इसकी जगह पे अगर क्यूब लिखोगे तो क्या बनेगा 3q ही तो बनेगा। तो बस यहाँ पे 3q लिख दिया। ठीक है, अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं? ठीक है, चलो अब ये आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लोगे और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करोगे फिर से सेम चीज आपको क्या करना है, काटना रहता है किसी एक को बराबर करके। तो जब मैंने इसमें देखा तो यहाँ पे 5p है, यहाँ पे 6p है, बराबर नहीं है। यहाँ पे q है, यहाँ पे 3q है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे किसी तरह बराबर करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 1 कंसीडर कर लो, एक मैंने मान लिया। तो भाई यहाँ पे अगर 3 होता तो दोनों बराबर हो जाता, अगर यहाँ 3 होता तो दोनों बराबर हो जाता, बट 3 यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 करेंगे। तो 1 को 3 कैसे बनाओगे, आप जोड़ सकते नहीं हो, यहाँ पे गुणा करोगे। तो क्या करेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसके बाद जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 15p बनेगा और ये 3q बनेगा और ये क्या बनेगा, कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6q कहाँ से बनेगा यार, 3 से हम समीकरण 3 में 3 से गुणा कर रहे हैं। ध्यान यहाँ पे लगाया करो, इतना आराम से बताई जा रही है एक एक चीज, इसके बाद भी अगर ध्यान नहीं लगाओगे कैसे समझ में आएगी। और ऑलरेडी एक एक पॉइंट इतना रिलैक्स होके बता रहे हैं, आई थिंक बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आ रही तो शायद ध्यान कहीं और है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 15p बन गया, 3 से जब इसमें किया तो क्या बन जाएगा 3q। अब 3 से और 2 में गुणा करोगे तो कितना बनेगा 6 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब समीकरण 4 तथा 5 से, अब 4 और 5 ही क्यों लिए हम, ये भी दिमाग में आना चाहिए। समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 4 और 5 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि इन्हीं में हमें दोनों में से एक बराबर लगा। क्या बराबर लगा, ये देखो सभी इक्वेशन नंबर 4 में 3q है और 5 में भी 3q है, और यही तो हमें चाहिए कि बराबर मिल जाए। जो समीकरण में जिस इक्वेशन में हमें दोनों वैल्यू बराबर दिखेगी उसी को हम लोग प्लस कर देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। साइन, यहाँ पे एक बात बताओ, ऑलरेडी यहाँ पे साइन चेंज है, ऑलरेडी ये देखो क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है। जब पहले से प्लस माइनस है तो क्या साइन बदलने की जरूरत है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे जोड़ने पर, और आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर। लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जोड़े की घटाएं, है ना, क्योंकि इसको देख के नहीं समझ में आ रहा उतना कि जोड़े की घटाएं।
जैसे जिसको आता है जो तो ठीक ठाक है पढ़ने में उसको सही है, लेकिन जो बहुत वीक बच्चे रहते हैं, कमजोर है, उन्हें नहीं समझ में आ गया यार इसको जोड़े की घटना है, क्यों, सही बात है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख के देख लिया करो। अब देख लो, अगर आपको काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ा है तो क्या लिखोगे, घटाने पर, और अगर साइन चेंज नहीं करना पड़ा है तो क्या लिखोगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे 3Q को काटना है आपको, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या साइन चेंज करना पड़ेगा, नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे काटने पर यानी जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा, 15P और 6P कितना बनेगा, 21P इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 7। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 7/21, ये काटा, P इज इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत अभी तक, बोलो, नहीं। P का मान आप क्या करो, अच्छा अभी इसको P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान 1 में नहीं, सॉरी, क्योंकि P और Q हमारे 3 और 4 में है, 1 2 में नहीं है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पर P का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी P की वैल्यू जो है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5P कितनी आई है 1/3 प्लस Q इज इक्वल टू 2, ये कितना बनेगा 5/3 प्लस Q इज इक्वल टू 2। अब बताओ किसे पक्षांतर करें, 5/3 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में घट नहीं सकते, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे क्या कर लोगे, 1 लिख लोगे, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे। मैंने आपको क्या बताया कि जब नीचे 1 होता है तो हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और रियलिटी में हम क्या करते हैं, वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। पर जब आप किसी भी नंबर को 1 के साथ एलसीएम लोगे तो हमेशा याद रखना एलसीएम आपका सेम आएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने मान लो बड़ा नंबर लिया 525 ले लिया, और 525 और 1 का आपने जब एलसीएम लिया तो कितना आएगा, एलसीएम 525 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, इस तरह आसान भी हो जाती है। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5/3, y इक्वल टू 6 में से 5 गया 1/3, दोनों की वैल्यू तो सेम आ गई है, ठीक है। अब क्या करें, p की वैल्यू आप सॉरी, अब आपने माना क्या था ये बताओ, 1/x-1 इज इक्वल टू क्या माना है भाई, p माना है, और p कितना आया है 1/3 आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1-x-1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्यों, क्योंकि भाई ये इसके बराबर है, वो स्टोरी याद है ना, मैं तुम्हारा भाई हूं और ये तुम्हारा भाई है, तो ये मेरा भाई भी लगेगा, है ना, जितना अधिकार तुम्हारे पे उतना अधिकार उस पे है, और उतना ही हम दोनों का है। इसका मतलब कि अगर ये इसका भाई है भाई बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो ये वाला इसके भी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 और ये 1 में भाई किसी का मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आता है। अब ये अभी मैंने बताया क्या किया था हमने, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के पास में ले जाते हैं ताकि उसे घटा या जोड़ सकें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, एक को जब इधर लाया तो प्लस हो गई, और ये क्या हो गई 4 इज इक्वल टू एक्स। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, 4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब आप क्या करो, किसी भी, अच्छा एक्स की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, और आपने क्या माना है 1/y इज इक्वल टू क्यू माना है आपने, 1/y-2 इज इक्वल टू क्यू माना है, और क्यू किसके इक्वल आया भाई 1/3 के इक्वल है, सेम यहाँ वाली चीज,
वो इसके इक्वल टू, तो दूसरा वाला भी उसके इक्वल टू होगा। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/3। देन अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। क्या हो जाएगा, फिर से ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी आपका मेन जो आंसर होगा वो x की 4 हो गई, y की 5 हो गई। ये आपका मेन आंसर नहीं होगा, p एंड q, ये आपका मेन आंसर नहीं होगा। आपका मेन आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। सेवन एक्स माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ये आपके दो समीकरण दिए हुए हैं। फिर से हमें इन्हें पहले रैखिक युग्म में बनाना है और इसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, कर लियो, नहीं तो बना के सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करें अभी, हाँ तुमको देखो समझ में आने लगी चीजें। देखो एक चीज और, जब हम आपको बता रहे हैं ना, और जब हम जैसे जब यहाँ पे जो चीज लिखते हैं तो आप भी मेरे साथ उस चीज को ना बोला करो, तो देखो आपको बहुत, जो चीज आप समझ रहे हो ना वो दुगना ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने क्या बोला, अब मैंने ही बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे करते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आप सभी लोग बोला करो साथ में कि अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना है अपने आप में भी वहाँ पे। ठीक है, इस तरह आपको चीजें ना दुगना समझ में आएगी। एक तो आप समझ भी रहे हो और आप उस चीज को बोल भी रहे हो। अब जब लगातार आप ये ना 5-10 क्वेश्चन में कर लोगे तो आपको ये हैबिट भी हो जाएगी और चीजें भी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कि यार यहाँ पे उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से ऐड करना है, इस तरीके से ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने आप में बोला करिए जब हम यहाँ पे उस चीज को सॉल्व करें। ठीक है, हर जगह पे नहीं, जब बोला जाता है तब, जैसे कि हम बताते हैं अभी। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो देखो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई और एक्स वाई, ये हम अलग अलग करके लिख सकते हैं या नहीं, बोलो कैसे लिख सकते हैं। देखो एक चीज आप याद करो, अगर यहाँ पे 2 + 3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी हर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं और इन दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं। यही तो करते हैं, क्यों, यही होता है ना, क्यों, क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम लोगे तो भाई 5 ही आएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि 5, यानी आपने कुल मिला के क्या समझा कि अगर डिनोमिनेटर यानी हर सेम होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे एक बार। हाँ, एलसीएम निकालोगे तब भी सेम आएगा, सेम है तो एलसीएम तो सेम आएगा ही आएगा। 5 लिख दिया और ऊपर सिंपली दोनों को ऐड कर दिया। तो अगर भाई मेरे, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो जब इसे तोड़ोगे ये भी तो बनेगा। नहीं समझ में आई बात भाई, इससे ये बना, इसको हाँ उल्टा कर दिया बस। ठीक है, तो यहाँ भी आपने क्या किया, ये देखो सेम था, इसका मतलब दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। सही है, कोई दिक्कत समझ में आई। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक्स कटेगा, ठीक है, एक्स कटेगा और वाई कटेगा, क्या बनेगा, 7/y, नहीं 7/y,
यहाँ पे 2x। हाँ, और यहाँ पे 2/y, 2x नहीं बोलोगे, 2x मतलब एक साथ हो जाएगा, 2/x होगा, और ये क्या होगा, 5 होगा। देखो सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही तो हम वहीं से तो हटना चाह रहे हैं, फिर से वहीं चले जाओगे। तब आप क्या करेंगे, पीछे क्या करते हो, माना, एक मिनट, आप इक्वेशन 1 बना लो और इसको भी आओ इसी तरह इसे भी सॉल्व कर लें। इसके साथ भी हम यही व्यवहार करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। हाँ, 7y/xy ये बोला करिए आप लोग भी। अब यहाँ पे क्या होगा, x कटेगा, y कट गया, क्या बचेगा 8/y, यहाँ क्या बचेगा 7/x। क्यों, अब देखो अच्छा भी लग रहा है बोल रहे हो तो, है ना, क्यों, और समझ में भी आ रही होगी चीजें। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर इसे आप सेकंड मान लो। अब क्या करेंगे, माना हम लोग क्या करते हैं, 1/, जो नीचे होता है उसी को तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1/x इक्वल टू क्या मानेंगे, p मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, u भी कुछ भी, 1, हाँ, 1/x। देखो क्या है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 2x है, तो बटे में है, बाई में है, और हमें इसको रैखिक युग्म में बना के सॉल्व करना है, जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो नीचे आपका वेरिएबल है, ठीक है, ये जो एक्स वाई है अचर पद, जो सॉरी जो चर राशि है, वेरिएबल है, ये नीचे है, तो हम इसको ऊपर कर ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/x की जगह पे p मान लेते हैं, 1/x की जगह पे p मान लो, और 1/y क्या मान लो, q मान लो। यानी जहां भी आपको 1/x दिखेगा वहां क्या मानोगे, p, और जहां पे 1/y दिखेगा वहां क्या मानोगे, q मानोगे। अब क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो रख दो आप समीकरण 1 से, देखो ये क्या हो जाएगा, 7q होगा कि नहीं, देखो 1/y, 7y को भाई अभी मैंने बताया, आप ऐसे लिख सकते हो क्यों नहीं, 1 गुणे 7 गुणे 1y, देखो 7 एकम 7 ही तो होगा, और 1y को क्या माना है, तो 7/y को 7q लिख सकते हो कि नहीं। और इसे क्या लिखोगे, 2/x को क्या लिखोगे, 2p लिखोगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, समीकरण थर्ड, इक्वेशन नंबर 3। सेम इसी तरह ये 8 लिखोगे, और ये 7p इक्वल टू 15। समझ में आई बात, कहाँ पे, हाँ ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि भाई हमें दोनों को क्या करना रहता है, काटना रहता है, दोनों को क्या करना है, काटना है, और कटेगा कब, जब दोनों वैल्यू बराबर, अब चाहो तो x को बराबर करो या फिर y को बराबर करो। तो समीकरण हम क्या करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, देखो यहाँ पे यार 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 14 हो जाएगा, और इसमें इसमें 14 आपने बना दिया। अब इसको 14 कैसे बनाओगे, तभी तो दोनों यार बराबर होंगे, तभी तो बराबर होंगे। तो इसको 14 कैसे बनाओगे, 2 से गुणा कर दोगे बस। समझ में आ रही है धीरे धीरे कैसे बराबर कर रहे हैं, क्यों, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यानी समीकरण यहां पे लिख देते हैं, समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। अच्छा एक चीज और, आपको ये सोच भी रहोगे कि यार कैसे डायरेक्ट पता चल जाता है कि 7 और 2 ही लेंगे। तो कोई सिंपल सा तरीका है, अगर अलग अलग नंबर है ना, तो आप जो इसके पास है उसका गुणा इसमें कर दो, इसके पास जो है उसका गुणा इसमें कर लो, ऑलरेडी बराबर जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, समझे नहीं। इसके पास क्या है, 2 है, तो नीचे वाले में 2 से गुणा कर दो, 2 के 7 में, ठीक है। इसके पास क्या है 7, तो 7 को ऊपर वाले में कर दो।
यानी जो इसके पास है उसका गुणा नीचे वाले में कर दो और जो नीचे वाले में उसका गुणा ऊपर कर दो। जैसे इसमें देखो, इसमें इसके पास क्या है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या बन जाएगा 8 7 जा 56 बनेगा। और इसके पास क्या है 8 है, 8 का कर दो इसमें, 8 7 जा 56। देखो ये दोनों बराबर जाएंगे, बराबर नहीं रहेंगे तो बराबर 7 की जगह 6 रह गया, नीचे 9 रह गया। 1 की जगह पे 1 की जगह 7 की जगह पे 1 नहीं, 7 की जगह 6 हो गया। चलो 6 हो गया, 6 क्यूब माइनस 2p इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे 9 मान लेते हैं 9। भाई मैंने जो तुमको बोला बस वही करो ना, बस वही करो आराम से। मैंने क्या बोला, जो इसके पास है इसमें कर दो, जो इसके पास है इसमें कर दो, मिल बांट लो। तो इसमें क्या है 6 है, 6 का 9 में गुणा करो 54 क्यों बना। इसके पास क्या है 9 के 6 में करो 54, ये देखो बराबर है, दोनों आराम से कट गया। फिर समझ में आई ये तरीका, बहुत ही आसान होता है। अगर कभी भी लगे यार कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहा क्या करें, तो यही करो, ठीक है, ज्यादातर जगहों पे, बट ऐसा नहीं कि हर जगह पे यही करोगे, लेकिन जब ना समझ आए तो एक चीज ये करके देख दिया करो। चलो समीकरण 3 में 7 से गुणा करने पे समीकरण वही किया, देखो इसके पास 7 था तो इसको दे दिया और इसके पास 2 था तो इसको दे दिया। अब 7 से गुणा करो, 7 में क्या आएगा 49 क्यूब, इसमें करोगे तो 14p 7 5 जा, फिर से चुप हो गए सब, कितना भी समझा लो आप लोग नहीं मानोगे। इसमें गुणा करो अब 7 से, हाँ 2 से, तो 16 8 2 जा 14 p 30, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे इसको आप कर लो 5 एंड इसको कर लो 6। ये देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइन चेंज करना पड़े तो क्या लिखोगे घटाने पर, और अगर साइन चेंज ना करना पड़े तो जोड़ने पे। तो ये बताओ आप किसको काट रहे हो, इन दोनों को काट रहे हो कि इन दोनों को 14, तो क्या साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं है, तो क्या लिखोगे माइनस माइनस माइनस, अच्छा सॉरी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है तो क्या लिखोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये कितना होगा जोड़ोगे तो 65 क्यू, और ये क्या होगा कट जाएगा, और ये क्या होगा 65। अब क्या करें क्यू, ये देखो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन कोई भी चिन्ह ना दिखे तो क्या मानते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का यानी गुणे का चिन्ह मानते हैं हम लोग। और गुणे को जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनता है वन, क्यू इज इक्वल टू 1। अब क्यू का क्या करें मान, किसी भी समीकरण में रख दो। क्यू हमें कहाँ मिल रहा है 3, क्यू का मान समीकरण 3 में कर दिया जाए, ये भी लिख सकते हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है, कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू कितनी आई 1, तो 7 इंटू क्या होगा 7 इंटू 1। पी की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, 7 जा 7 2p। अब क्या करें ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 -7 होगा क्योंकि ये प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करें p इक्वल टू फिर से 2 कटेगा, p इक्वल टू ठीक है, p इक्वल टू भी क्या आया 1 आया। अब आपने क्या माना था, ये देखो आपने क्या माना है, माना 1x बाई p, यही माना है ना। तो 1 बाई x इज इक्वल टू p इक्वल टू 1।
तो भाई 1/x इक्वल टू भी तो 1 होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे, 1/x को पलट देंगे तो x/1 आएगा, और इसको भी पलटोगे तो भाई ये तो वही बनेगा, नीचे कोई x की वैल्यू नहीं होती है, x इक्वल टू 1। अब इसी तरह 1/y इक्वल टू क्या माना, क्यों, अब क्यों क्या आया 1, 1/y इक्वल टू 1, इसको भी चेंज करो तो y इक्वल टू, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।